गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 5 के में हम पढ़ रहे थे और हम आज शुरू कर रहे हैं पश्चिमीकरण और सामाजिक परिवर्तन। अर्थात जो पश्चिमी देश है उनके साथ में जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हुई है। तो पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया, यानी कि हर क्षेत्र को प्रभावित किया। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज की परंपरागत संस्थाएं प्रभावित हुई, नवीन संस्थाओं का जन्म हुआ। भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था से पूर्व स्थापित शिक्षा के केंद्र मूलतः पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करते थे, परंतु अंग्रेजी शासन के प्रभाव ने शिक्षा पद्धति को परिवर्तित किया। अर्थात क्या हुआ कि जो हमारी शिक्षा के प्राचीन समय में जो शिक्षा के केंद्र थे वो जो शिक्षा प्रदान करते थे वो परंपरागत तरीके से या मौखिक कार्य होता था ज़्यादा। लेकिन उसके बाद में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा को चालू किया है, जो विद्यालय उनका निर्माण करवाया है। लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति तो आप सभी जानते हैं 1835 में आई थी और इसके द्वारा कई प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई देते हैं। यद्यपि नवीन शिक्षा पद्धति का उद्देश्य एक ऐसे वर्ग को निर्मित करता है जो अंग्रेजी शासन की प्रशासनिक व्यवस्था में निचले स्तर पर कार्य कर सके, तथापि इस शिक्षा पद्धति ने एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे यहाँ मध्यम वर्ग का उदय हुआ जिसमें कई जो लोग थे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और शिक्षा ग्रहण करके जो अंग्रेजी शिक्षा उसका महत्व भी समझा और उसके द्वारा जो अन्य जो हमारा संसार है, अन्य जो देश है उनके साथ में तारतम्यता स्थापित की, प्रभाव को देखा। भारतीय संस्कृति के पाश्चात्यकरण से पूर्व भोजन करने की परंपरा एक धार्मिक कृत्य मानी जाती थी। भोजन में पवित्रता के मानक स्थापित किए हुए थे, जैसे भोजन में प्रयुक्त पत्तलों को फेंक देने के पश्चात झूठी पत्तलों के स्थान को गोबर से लेपकर पवित्र किया जाता था। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप कस्बों और शहरों में शिक्षा और पश्चिमीकृत समूहों ने जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करने के बजाय टेबल और कुर्सी का प्रयोग शुरू कर दिया। स्वयं श्रीनिवासन कहते हैं कि जिस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि भोजन का नया ढंग लौकिकीकरण की वृद्धि में योग देता है, क्योंकि भोजन के बाद मेज को गोबर से पवित्र नहीं किया जा सकता और भोजन के पहले और बाद में पारंपरिक कर्मकांड को छोड़ देने की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी कि लोग पहले तो क्या है कि भोजन को एक तरीके से पवित्र तरीके से उसको ग्रहण करते थे, पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रवृत्ति है ये घटती गई। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी बदलाव आया। पश्चिमीकरण से न केवल राष्ट्रीयवाद को अपितु जातिगत भेदभाव की शिथिलता को बल मिला। अर्थात पहले जातिगत भेदभाव ज़्यादा होते थे और धीरे धीरे ये जो जातिगत जो जातियाँ हैं, लोग ऐसा समझते थे ये उच्च जाति है, ये निम्न जाति है। तो इसमें क्या है, अब अंतर देखा जाता है, क्योंकि पहले जातिगत भेदभाव ज़्यादा होते थे, वर्तमान में नहीं होते। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक परिवर्तन के संबंध में श्रीनिवासन ने लिखा है, भारतवासियों का बहुत ही छोटा सा अंश अंग्रेजों या अन्य यूरोपवासियों के सीधे संपर्क में आया और जो ऐसे संपर्क में आए वे सदा परिवर्तन में सहायक नहीं हुए। उदाहरण के लिए अंग्रेजों के लिए भारतीय नौकर चाकरों का संभवतः अपने रिश्तेदारों या स्थानीय जाति समूह में कुछ प्रभाव होता था, परंतु दूसरों पर नहीं। इसी प्रकार हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई मान बनाने वालों का भी संपूर्ण भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव न था, क्योंकि ये लोग भी खास तौर पर निचली जातियों के थे और दूसरे धर्म परिवर्तन उन्हें अधिकांश हिंदू समुदाय से पृथक कर देता था। अतः ईसाई बनने से अक्सर उनका धर्म ही बदलता था। रीति रिवाज, सामान्य संस्कृति अथवा धर्म परिवर्तन करने वालों को सामाजिक स्थिति नहीं, अर्थात उनकी धार्मिक प्रवृत्ति बदलती थी, धर्म बदलता था, लेकिन उनकी जो और सांस्कृतिक, साहित्यिक या जो सामाजिक प्रवृत्तियाँ थी वो वैसी की वैसी रहती थी। पश्चिमीकरण का भारतीय साहित्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता दिखाई देता है। हिंदी भाषी लेखक पाश्चात्य साहित्यकारों की भाषा और शैली से प्रभावित हुए। लोगों ने जब अंग्रेजी पढ़ी तो जो लोग थे उन्होंने वहाँ के जो दार्शनिक थे, उनके जो विचारक थे, उनका जो साहित्य था उसका अध्ययन किया और वो उनसे प्रभावित हुए।
पश्चिमीकरण ने स्थापत्य कला, नृत्य और संगीत कला, चित्रकला तथा ललित कला को भी प्रभावित किया। पश्चिमीकरण ने समाज के एक नवीन वर्ग को जन्म दिया जो अभिजात वर्ग के नाम से जाना गया। अभिजात वर्ग का मतलब ये होता है कि जो वर्ग समाज में अपना एक विशेष प्रभाव रखता है, समाज में क्या रखता है, एक विशेष प्रभाव रखता है, उसको अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में श्रीनिवासन ने लिखा है, पारंपरिक अभिजन और नए अथवा पश्चिमीकृत अभिजन के बीच कुछ निरंतरता है। ये निरंतरता दोहरे अर्थ में मौजूद है। एक पारंपरिक अभिजन के कुछ सदस्यों अथवा समुदायों ने अपने आप को नए अभिजन वर्ग के रूप में ढाल लिया, तो दूसरे पुराने और नए द्वंद्वों में कुछ निरंतरता है। निरंतरता के सरल उदाहरण ये हैं कि किसी ब्राह्मण पंडित के बेटे अपने पेशों में प्रवेश करे या किसी सरदार का बेटा भारतीय सेना में उच्च स्थान प्राप्त कर ले। ये सर्वथा स्वाभाविक है कि पश्चिमीकरण के पहले चरण में भारतीय अभिजन का प्रत्येक अंश पश्चिमीकरण का वह आदर्श चुने जो परंपरा से उसके सबसे समीप हो, अर्थात वह वैसा ही कार्य करे जो उनसे वो संबंधित था। उदाहरण के लिए बम्बई के पारसी नई परिस्थितियों का लाभ उठाने वाले सर्वप्रथम लोगों में थे। उन्होंने पेशों में, सरकारी नौकरियों में, उद्योगों में, वाणिज्य में और व्यवसाय में, विशेषकर शराब के व्यापार में प्रवेश किया और नागरिक तथा राष्ट्रीय जीवन में भी प्रमुख रहे। इससे कोई संदेह नहीं है कि पश्चिमीकरण ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया, परंतु विभिन्न स्तरों पर इनकी प्रभावशीलता को देखना उचित होगा। स्वयं श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण शब्द के साथ प्रारंभिक, माध्यमिक तथा तृतीय विशेषक प्रयुक्त किया है। भारत में प्राथमिक पश्चिमीकरण का स्तर व्यतीत हो चुका है। देश का ग्रामीण क्षेत्र पश्चिमीकरण के माध्यमिक स्तर पर है तथा नगरीय क्षेत्र एवं महानगरीय संस्कृति ने पश्चिमीकरण के माध्यमिक एवं तृतीय स्तर के मध्य गुजर रही है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी जो कल्पनाएं थी, हमारी जो परंपराएं थी, हमारी जो रीति रिवाज थे, हमारी जो मान्यताएं थी, अब उनमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन का कारण क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा जो हम पाश्चात्यकरण से जुड़े, अर्थात हमारा जो संपर्क हुआ, हमारा जो शिक्षा से संपर्क हुआ, उसके द्वारा धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण, अर्थात जो हमारी संस्कृति है वो संस्कृति किस प्रकार से फली फूली। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक अद्वितीय विशेषता जाति व्यवस्था को माना गया है। जाति प्रथा मूलतः स्तर पर संस्तरण पर आधारित भारतीय सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है, अर्थात यहाँ एक जाति दूसरी जाति की तुलना में उच्च या निम्न मानी गई है। प्राचीन समय में यही देखा जाता था, जातिगत भेदभाव ज़्यादा होते थे, अर्थात एक जाति दूसरी जाति से भिन्न समझी जाती थी, एक जाति ऊंची मानी जाती थी, एक जाति नीची मानी जाती थी, और ये इसका जो निर्धारण है ये समाज ने किया था। क्योंकि आप जानते हो कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर जब वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति थी तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, अर्थात व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसकी जाति वैसी मानी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, जाति में बदल गया। जाति में बदल गया का मतलब है व्यक्ति को जन्म के अनुसार पहचाना जाने लगा, अर्थात जिस जाति में उसका जन्म हुआ है उसकी जाति वही मानी जाएगी। और लोगों ने विभाजन कर दिया जातियों का कि ये जाति तो ऊंची है और ये जाति नीची है। इन्हीं जातियों के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन देश के समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन ने किया। श्रीनिवासन ने जातिगत संस्तरण व्यवस्था को विवेचित करने के लिए समाज में वंचित समूह के लिए निम्न जाति का प्रयोग किया। वंचित समूह का मतलब ये है जिनके पास में संसाधनों की कमी है, उनको वंचित समूह के नाम से जानते हैं, और इस वंचित समूह को ही निम्न जाति का नाम दे दिया गया। श्रीनिवासन ने दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन के विश्लेषण के लिए 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया, और उन्होंने अध्ययन किया और वंशानुक्रम या जो शुद्धता है और अशुद्धता है उसकी जो धारणा है अथवा वर्ण व्यवस्था पर आधारित परिस्थिति के अर्थों में होता है, परंतु श्रीनिवासन ने जाति व्यवस्था को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता के आधार पर विवेचित करने का प्रयास किया। अर्थात समाज में जो जाति है वो जाति उसके एक तरीके से उसकी जो परिस्थिति है, उसकी जो स्थिति है, उसकी जो आर्थिक प्रणाली है उसके आधार पर निर्धारित कर दी गई और अलग अलग तरीके से उसका विभाजन कर दिया गया। संस्कृतिकरण की अवधारणा से पूर्व ये माना जाता रहा कि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित कठोर व्यवस्था है जिसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इस तथ्य की पुष्टि
ASV केतकर के जाति के संबंध में की गई व्याख्या से होती है। केतकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया में लिखा है कि एक जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है जो कि उस जाति विशेष के सदस्यों से पैदा हुए। कुछ इसी तरह के विचार समाजशास्त्री मजूमदार एवं मदान के भी हैं। उन्होंने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। इन सुस्थापित मान्यताओं के विपरीत श्रीनिवासन ने माना कि जाति व्यवस्था लचीली व्यवस्था है, इसमें गतिशीलता संभव है और ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जाति की स्थिति सदैव एक जैसी निश्चित रहे। यानी कि जो श्रीनिवासन है उनका मानना ये है कि जो जाति व्यवस्था होती है वो लचीली होती है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि कोई भी जाति होती है उसकी स्थिति समान नहीं होती है, उसमें परिवर्तन जरूर होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे संस्कृतिकरण की अवधारणा। श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण को परिभाषित करते हुए कहा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा निम्न जातियां उच्च जातियों विशेषकर ब्राह्मणों के रीति रिवाजों, संस्कारों, विश्वासों, जीवन विधि एवं अन्य सांस्कृतिक लक्षणों और प्रणालियों को ग्रहण करती है, उसे हम संस्कृतिकरण के नाम से जानते हैं। श्रीनिवासन का मानना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया अपनाने वाली जाति एक दो पीढ़ियों के पश्चात ही अपने से उच्च जाति में प्रवेश करने का दावा प्रस्तुत कर सकती है। अर्थात जो जाति है वो एक जैसी नहीं रहती, वो क्या करती है, जो उच्च जातियाँ होती है उनके जो धार्मिक रीति रिवाज संस्कृति है उनको क्या करती है, ग्रहण करती है। श्रीनिवासन ये भी कहते हैं कि किसी भी समूह का संस्कृतिकरण उसकी परिस्थिति को स्थानीय जाति संस्करण में उच्चता की तरफ ले जाता है, और जो जाति होती है वो हमेशा उन्मुख होती है, आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि संस्कृतिकरण संबंधित समूह की आर्थिक अथवा राजनीतिक स्थिति में सुधार अथवा हिंदुत्व की महान परंपराओं का किसी स्रोत के साथ संपर्क होता है। परिणाम स्वरूप उस समूह में उच्च चेतना का भाव उभरता है। महान परंपराओं के ये स्रोत कोई तीर्थ स्थल हो सकता है, कोई मठ हो सकता है, अथवा कोई मतांतर वाला संप्रदाय हो सकता है। अर्थात कोई भी जो जाति होती है उसके अपने अपने धार्मिक समुदाय होते हैं, धार्मिक स्थान होते हैं, धार्मिक संस्थान होते हैं जहाँ पर वो अपने क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसमें कोई जाति या समूह सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित समूह के रीति रिवाज एवं नामों का अनुकरण अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च बनाते हैं। अर्थात क्या होता है, कोई भी जाति वो उच्च जाति की जो संस्कृति से संबंधित जितने भी बातें होती है उनको ग्रहण करने का प्रयास करती है और अपने आप को उच्च बनाने का प्रयत्न करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण की विशेषताएं, अर्थात जो संस्कृतिकरण है उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो श्रीनिवासन ने यह स्पष्ट किया है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सदैव ब्राह्मण जाति का ही अनुकरण किया जाता जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में स्थानीय प्रभुत्व संपन्न जाति भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है, संस्कृतिकरण की अवधारणा को आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व से भी जोड़कर देखा गया है। स्थानीय प्रबल जाति की भूमिका को परिवर्तन के सांस्कृतिक संचरण में विशेष महत्व दिया गया। अर्थात इसका सब मतलब यह है कि केवल जो ब्राह्मण वर्ग है उसके जो रीति रिवाज है या उसकी जो संस्कृति है उसको ही नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि समाज में और भी जो प्रभुत्व वाली जातियां हैं उनकी भी जो विशेषताएं उनको अपनाया जाएगा। श्रीनिवासन ने यह माना कि संस्कृतिकरण दो तरफा या दोहरी प्रक्रिया है, क्योंकि इस प्रक्रिया में उच्च जाति की प्रशस्ति को प्राप्त करने के प्रयत्नशील जाति जहाँ उच्च जाति से बहुत कुछ प्राप्त करती है, सीखती है, वहीं उसे कुछ प्रदान भी करती है। अर्थात क्या होता है कि आदान और प्रदान दोनों होता है। इस संबंध में श्रीनिवासन उदाहरण देते हुए कहा कि संपूर्ण भारत में सर्वमान्य एवं प्रतिष्ठित देवी देवताओं के अलावा कुछ स्थानीय देवताओं की पूजा भी ब्राह्मण करते थे, जिससे महामारियों से उनकी रक्षा हो सके तथा पशुधन, बच्चों के जीवन व अन्न आदि भी संरक्षित रहे। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की व्यक्तिगत क्रिया न होकर सामूहिक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में केवल पदमूलक परिवर्तन ही होते हैं, कोई संरचनात्मक मूल परिवर्तन नहीं। अर्थात एक जाति अपने आसपास की जातियों से जातिगत संस्करण में
अपनी परिस्थिति उच्च कर लेती है, परंतु इसे सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जातियाँ क्या करती है, दूसरी जातियों से, उच्च जातियों से कुछ विशेषताएं ग्रहण करती है, लेकिन उसकी जो मूल जो विशेषताएं होती है उनको वो नहीं छोड़ती है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उच्च जाति की परिस्थिति को प्रयासरत जाति को एक लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी होती है और इस अवधि में उसे अपने दावे के लिए निरंतर दबाव बनाए रखना पड़ता है। अर्थात क्या होता है, दूसरी जाति से जो भी विशेषताएं ली जाती है वो विशेषताएं कोई एक दिन में नहीं आ जाती, बल्कि उसे एक लंबा समय गुजारना पड़ता है, एक लंबी अवधि गुजारनी पड़ती है। संस्कृतिकरण के फलस्वरूप लौकिक तथा कर्मकांडीय स्थिति के मध्य पाए जाने वाली असमानताओं को दूर करना। जब किसी जाति अथवा उसके एक भाग को लौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वह साधारणतः उच्च परिस्थिति के परंपरागत प्रतीकों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक है अपना, संस्कृति के प्रोत्साहन के कारक, अर्थात संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन से कारक हैं वो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है।